राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा की हरियाणा से विधायक लड़ने की महत्वाकांक्षा कहीं कांग्रेस पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इसकी दो वजह बताई जा रही है। पहली वजह संख्याबल के कारण राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी का खतरे के निशान पर होना है, तो दूसरी वजह लोकसभा में 99 का फेर लगना है। कांग्रेस पिछले 3 महीनों से कई तरह की कवायद करने के बावजूद 99 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों सीएम पद के दावेदार भी है। शैलजा खुलकर इस दावेदारी को जता भी चुकी है। सुरजेवाला पारंपरिक कैथल और शैलजा सिरसा या अंबाला की सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। सुरजेवाला और शैलजा को गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को यह डर सता रहा है कि अगर वे हरियाणा का चुनावी मैदान छोड़ते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बनने पर अपने बेटे दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। रोहतक से लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सुरजेवाला और शैलजा से काफी जूनियर है। कहा जा रहा है कि इन्हीं सब चिंताओं की वजह से हाल ही में सुरजेवाला और शैलजा ने राहुल गांधी से संपर्क साधा है। दोनों नेताओं ने राहुल से विधायकी लड़ने की अनुमति मांगी है। कहा जा रहा है कि राहुल ने दोनों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक कांग्रेस के पास अभी उच्च सदन में 26 सांसद है, जो नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी 25 सांसद से एक ज्यादा है। राज्यसभा में कुल 245 सांसद होते हैं। इनमें से 233 चुनाव के द्वारा और 12 मनोनयन से सांसद बनते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए कुल सांसदों का 10% संख्या जरूरी है, यानी नेता प्रतिपक्ष कुर्सी के लिए 25 सांसद होना अनिवार्य है। कांग्रेस के 8 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक है। अन्य 18 सांसदों का कार्यकाल 2028 और 2030 तक है। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 5 सांसद राजस्थान और कर्नाटक से, 4 सांसद छत्तीसगढ़ से और 3 सांसद महाराष्ट्र और तेलंगाना से हैं। कर्नाटक छोड़कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई है। कांग्रेस को हाल ही में राज्यसभा में 2 सीटों का नुकसान उसके सांसदों के लोकसभा जाने की वजह से हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा की सांसदी छोड़नी पड़ सकती है। सुरजेवाला अभी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है और वहां पर बीजेपी की सरकार है। सुरजेवाला की रिक्त सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को ही जीत मिलेगी। ऐसे में एक सीट कांग्रेस के खाते से कम हो जाएगी, जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे की नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी खतरे के निशान पर पहुंच जाएगी। उसके बाद 1-2 सांसद इधर उधर होते हैं तो खड़गे से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी छीन सकती है। पहले भी संख्या बल न होने की वजह से लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। सुरजेवाला शैलजा अगर विधायकी के लिए चुनाव लड़ते हैं और सांसदी छोड़ते हैं तो पार्टी में यह ट्रेंड शुरू हो सकता है। वर्तमान में कांग्रेस ने तो इस स्थिति में ही हर उपचुनाव जीत सकी और न ही इस स्थिति में उसके सांसद सदन छोड़कर जाए तो उसके नंबर गेम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर बंगाल जला तो धमकी देना भारी पड़ रहा है। संवेदनशील मुद्दे पर एक मुख्यमंत्री की इस तरह धमकी देने से देश भर में गुस्से का माहौल है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में ममता बनर्जी बुरी तरह घिरी हुई है। पीड़िता के न्याय के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर वे अपना आपा खोती जा रही है। ममता बनर्जी ने बुधवार 28 अगस्त को राज्य में बढ़ते तनाव के बीच धमकी दी कि याद रखिए, अगर बंगाल जलता है तो असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जल जाएगी। मुख्यमंत्री ममता के यह चेतावनी देते ही देश भर से इस्तीफे की मांग तेज होने लगी। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद लोगों को नहीं थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह टिप्पणी संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता की नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले किसी व्यक्ति की लगती है। इस बीच कानून व्यवस्था के बाद चेतावनी मामले पर अपनी मुख्यमंत्री को घिरता देख उनकी पार्टी टीएमसी डैमेज कंट्रोल में उतर गई है। पार्टी नेता मामले पर सफाई देने के लिए सामने आ गए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि ममता के मन में हर राज्य के लिए प्यार है, लेकिन बीजेपी बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है।
टीएमसी की ओर से सफाई दिए जाने का कोई असर नहीं दिख रहा है। ममता के बयान पर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आग में घी डालते हुए काले लिबास में बीजेपी का काम कर गए अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस ने गुरुवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में कोलकाता में एक रैली का आयोजन किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी काला गमछा सिर पर बांधकर और काली शर्ट पहनकर सड़क पर अपने समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाले। बलात्कार हत्या मामले के मुद्दे पर टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस का यह पैदल मार्च टीएमसी के खिलाफ देखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधीर रंजन चौधरी पूरी तरह से काले रंग में नजर आए। उन्होंने काली शर्ट पहन रखी है और सिर पर काला गमछा बांध रखा है। उनके साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध मार्च में सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। रैली कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुई और उत्तरी कोलकाता में श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग की ओर बढ़ी। यह स्थान आरजीकर अस्पताल के करीब है, जहां 9 अगस्त को पोस्टमार्टम ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला था। अधीर रंजन चौधरी के प्रोटेस्ट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में अधीर रंजन चौधरी को एक नए अवतार में साफ देखा जा सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम बंगाल के लोगों और मृतक डॉक्टर के परिवार की मांगों में अपना स्वर मिला रहे हैं। ममता बनर्जी खुद नहीं चाहती है कि इस मामले की ठीक से जांच हो, क्योंकि कई रहस्य सामने आएंगे। वह नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए वह अनाप शनाप बोलकर और लोगों को डराकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह एक जन आंदोलन बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुबह सुबह देगलूर से कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेश संतापुरकर ने इस्तीफा दे दिया है। वह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वह जल्द ही अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। जितेश संतापुरकर विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आए थे। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक चव्हाण ही बीजेपी में उनकी एंट्री का गेट पास बनेंगे। अशोक चव्हाण खुद ही कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। महाराष्ट्र कांग्रेस में उनका अलग ही रुतबा था, पर उन्होंने इसी साल फरवरी में पार्टी से राह अलग कर ली और महीने की 13 तारीख को बीजेपी का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता को विधानसभा में भी दोहराने की तैयारी कर रही है। खबर है कि कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे करवाया है। इसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने की बात सामने आई है। साथ ही विपक्षी गठबंधन एमवीए में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा। वहीं गठबंधन में मोटा भाऊ यानी बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को महाराष्ट्र में महज 9 सीटें मिली। हार से आहत होकर और अपने अनुमान से कम मिली सीटों को देखते हुए भाजपा ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदें कम कर दी है और राज्य में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 288 विधानसभा क्षेत्र वाली महाराष्ट्र में बीजेपी के पास वर्तमान में 106 विधानसभा सीटें हैं और उसे अपने सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की मदद से आधे का आंकड़ा पार करने और 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति के सत्ता में लौटने के बारे में कोई स्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए हमें 100 सीटें सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम 100 का आंकड़ा पार कर गए तो बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। लोकसभा चुनाव में महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए के बीच वोट शेयर सिर्फ 0.3% का अंतर था। फडणवीस बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि वास्तविक वोटों के मामले में अंतर सिर्फ 2 लाख वोटों का है। यह अंतर आसानी से पाटा जा सकता है। कार्यकर्ताओं की बैठक में फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना महायुति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। वहीं आपको बताते चले, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो होने हैं, पर कब होंगे यह फिलहाल साफ नहीं है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राज्य में साल 2019 में 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। बीजेपी और शिवसेना ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। तेलंगाना कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान और पूर्ण विश्वास है। मैं समझता हूं कि 19 अगस्त को कुछ प्रेस रिपोर्ट में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों से ये आभास हुआ है कि मैं न्यायपालिका के न्यायिक विवेक पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन यह दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। बुरी तरह नाक रगड़ते हुए रेवंत रेड्डी ने आगे कहा, मैं प्रेस रिपोर्ट में व्यक्त किए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी रिपोर्ट में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। न्यायपालिका और इसकी स्वतंत्रता के प्रति मेरे मन में बिना शर्त सम्मान और सर्वोच्च आदर है। भारत के संविधान और उसके लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में मैं न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान देता हूं और देता रहूंगा। दरअसल के कविता को जमानत मिलने को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि इस बात पर संदेह है कि कविता को 5 महीने के भीतर जमानत कैसे मिल गई, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 15 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल को अभी तक राहत नहीं मिली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया था कि यह सच है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि के कविता को जमानत बीआरएस और भाजपा के बीच हुए समझौते के कारण मिला है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रेवंत रेड्डी की ये बात रास नहीं आई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को कड़ी फटकार लगाई थी। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 संसदीय अध्यक्षता वाली बेंच के जस्टिस BR गवई ने कहा था कि क्या आपने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने क्या कहा? बस वही पढ़े जो उन्होंने कहा है। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया किस तरह का बयान है, इससे लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो सकती है। क्या यह एक ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह कैसे बोल रहे हैं? इस मामले में रेवंत रेड्डी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी से कोर्ट ने कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अदालत को क्यों घसीटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद आदेश पारी करते हैं? हमें राजनेताओं से या किसी के द्वारा हमारे आदेश को आलोचना करने से कोई परेशानी नहीं है। हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायकी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है। क्या हम राजनीतिक विचारों पर आदेश पारित करते हैं? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दिल्ली के शराब घोटाले मामले में हाल ही में जमानत दे दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 15 महीनों के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी थी। हालांकि अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाजपा की ओर से आयोजित मिलन समारोह में चंपई सोरेन को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया। यह पहली बार था जब चंपई सोरेन ने खुद झारखंड सरकार पर उनकी जासूसी कराने का आरोप लगाया है। इससे पहले केवल बीजेपी ही यह आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा, झारखंड प्रदेश में लंबी लड़ाई लड़ी, जिस संगठन को खून पसीने से सींचा, आज उसी संगठन से बाहर निकला। पहले पोस्ट कर कहा था और पार्टी के अंदर जो पीड़ा हुई उसे व्यक्त किया था। बहुत अपमान के बाद संन्यास लेने का सोचा, लेकिन झारखंड की जनता का प्यार, उनके समर्थन के कारण राजनीति में सक्रिय रहने का फैसला लिया। हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्ष का उतार चढ़ाव देखा है। सोचा था कि दल बनाएंगे या अच्छा दल मिलेगा तो उसके साथ हो जाएंगे। चंपई सोरेन के पार्टी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि चंपई सोरेन ने झारखंड को बनाने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में निकाल दिया
उन्होंने झारखंड की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा का दामन थामा है। हम उनका स्वागत करते हैं। टाइगर अभी जिंदा है, वे झारखंड के टाइगर हैं और हम मिलकर झारखंड में सरकार बनाएंगे। चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। चंपई सोरेन का झामुमो से अलग होना हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने का नतीजा है। सोरेन को 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन बीजेपी को राज्य के आगामी चुनाव में झामुमो और उनके सहयोगियों को हराने में मदद कर पाएंगे? इस मामले में चंपई सोरेन का खुद का चुनावी रिकॉर्ड उनकी कितनी मदद कर पाएगा? चंपई सोरेन ने अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें केवल 1 बार हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड अनुसूचित जनजाति समाज को साधना चाहती है। चंपई सोरेन की इस समाज में अच्छी पकड़ है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा यह प्रयास कर रही है। अनुसूचित जनजाति जेएमएम का मुख्य वोटर रहा है, तो वहीं चंपई सोरेन जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन के करीबी रहे हैं। दूसरी तरफ जेएमएम के साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 पर जीत दर्ज की थी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। यही वजह है कि झारखंड में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए भाजपा सोरेन को अपनी तरफ खींच रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अपने YouTube चैनल पर डाले गए वीडियो को देखकर बसपा प्रमुख मायावती भड़क गई। मायावती ने भारत डोजो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा है कि यह गरीबी से जूझ रहे लोगों के साथ एक मजाक है और खेलों का राजनीतिकरण हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को YouTube चैनल पर इस साल की शुरुआत में निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में वे कई बच्चों के साथ मार्शल आर्ट की बारीकियां साझा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत डोजो यात्रा शुरू होने जा रही है। मायावती ने इसको लेकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, पेट भरे लोगों के लिए डोजो और अन्य खेलकूद के महत्व से किसी को इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि से त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने के लिए दिन रात कमर तोड़ मेहनत करने को मजबूर हैं? क्या भारत डोजो यात्रा उनका उपहास नहीं? डोजो आमतौर पर मार्शल आर्ट के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष या स्कूल को कहा जाता है। मायावती ने लिखा, केंद्र और राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों को सही एवं सम्मानपूर्वक रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाने में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए उनसे भूखे पेट भजन कराते रहना चाहती है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस का भी वैसा ही जन विरोधी रवैया जनता को कैसे गंवारा संभव है? उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन ने आरक्षण एवं संविधान बचाने के नाम पर एससी, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन अपना मतलब निकल जाने पर उनके भूख और तड़प को भुलाकर उनके प्रति यह क्रूर रवैया अपनाना क्या उचित है? खेल का राजनीतिकरण हानिकारक है जो अब और नहीं होने दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के भारत डोजो यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी कहा कि यह डोजो प्लान नहीं है, यह एक एहसास है, एक दर्द है, इसको डोज प्लान कहिए। उन्होंने कहा कि अब यह डोज यात्रा निकाल रहे हैं। जैसा हमने देखा कि जब पिछली यात्रा हुई तो बहुत अच्छा डोज दिया गया था। मैं हमेशा कहता था कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पिछली यात्रा में अच्छा डोज दिया, जिस राज्य में गए वहां डोज दिया। इस वीडियो में राहुल गांधी बच्चों और युवाओं के साथ जापानी मार्शल आर्ट जिऊ जित्सु की प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी में लिखा कि जल्द ही भारत डोजो यात्रा आने वाली है। डोजो का मतलब ट्रेनिंग हॉल या फिर मार्शल आर्ट्स स्कूल से होता है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने युवाओं को फिटनेस पर ध्यान देने की अपील की। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो हमारे कैंप पर हर शाम जिऊ जित्सु का अभ्यास करना हमारी दिनचर्या थी।
फिट रहने के लिए एक सरल तरीके के रूप में शुरू हुई प्रैक्टिस जल्द ही एक सामुदायिक गतिविधि में तब्दील हो गई। यानी कि यह वीडियो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।